हेलो दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिहार का इस समय पूरा का पूरा माहौल दिवालीमय हो गया ना। आप सभी दिवाली मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस हर्ष उल्लास का पर्व बड़े आनंद से मनाइए, सभी के जीवन में खुशियां। तो आप सभी को दिवाली की विशेष बधाई, आप सभी को दिवाली की विशेष शुभकामना। लेकिन ध्यान रखना भाई, इसमें अपना लक्ष्य क्या है? अपना लक्ष्य है जो कि हम सभी ने नियति से वादा किया है कुछ कर दिखाने का, तो उसको पूरा करने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल। एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भर नहीं होती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें भाई, उत्कर्ष इस बार दिवाली धमाका, जो कि दिवाली महाधमाका है, आप सबके लिए क्या खास लाए हैं। तो यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली, ये उत्कर्ष की पहल रहेगी। तो इस बार आप सबके लिए 10 से लेकर के 15 नवंबर 2023 ये विशेष ऑफर है भाई। क्या है विशेष ऑफर? क्या है? तो बिहार के सभी विद्यार्थियों के लिए, बिहार के सभी गुणवत्तामूलक किफ़ायती ऑनलाइन कोर्सेज पे, यानी उत्कर्ष के जितने भी बिहार के विद्यार्थियों के लिए किफ़ायती ऑनलाइन कोर्स हैं, उस पर 90% तक का डिस्काउंट है। इस बार विशेष क्या है दिवाली धमाका में भाई, 90% तक का डिस्काउंट तो आप सबका है ही, साथ में आप सबको फ्री टेस्ट मिलेगा। क्या है? फ्री ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। और कोर्स की वैलिडिटी जो अभी तक 1 साल होती थी, यहाँ पे 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी। क्या? 6 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, जो कि आप उत्कर्ष ऐप से जुड़ करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो कामयाबी पर होगा सभी का हक, ये संकल्प है उत्कर्ष का। और आइए अपने मिशन सीरीज पर आगे की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सवालों का लेखा जोखा, क्वेश्चन नंबर 1 चलो भाई सभी लोग आंसर करो। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब फटाफट आंसर करेंगे। क्या है? एकदम फटाफट आंसर करेंगे, क्योंकि भाई आज तो हम आपका कमेंट्स देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिवाली के इस हर्ष उल्लास में सभी का कमेंट्स इंड बॉक्स में पढ़ेंगे। कितने प्रश्नों का आपने सही आंसर किया है, कितने लोगों ने पूरा का पूरा क्वेश्चन देखा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु बनाया? कह रहा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, BR अम्बेडकर। तो कौन आएंगे भाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल था और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंश हुए हैं? दिल्ली सल्तनत आप सबको याद है 1206 से लेकर के भाई 1526, जब तक कि पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं हो जाता, ये दौर है दिल्ली सल्तनत का। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपको मिलेगा गुलाम वंश। सबसे पहले कौन मिलेगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद अगर देखा जाए तो कौन सा मिलेगा? खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश मिलेगा। खिलजी वंश के बाद अगर देखा जाए तो तुगलक। कौन सा है? तुगलक वंश मिलेगा। और तुगलक वंश के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो कौन सा मिलेगा? सैयद। कौन मिलेगा? सैयद वंश मिलेगा। और सैयद के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? तो इसके बाद हमको मिलेगा लोधी वंश। क्या मिलेगा? लोधी वंश मिलेगा। और फिर उसके बाद 1526 में आप सभी को पता है कि यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से सत्ता का परिवर्तन, और 1526 में एक नया राजवंश शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे मुगल वंश। क्या कहेंगे? मुगल वंश कहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो दिल्ली सल्तनत के लिए अगर देखा जाए तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, यही आते हैं। कुल कितने हो गए? तो कुल हो जाएंगे 5 वंश। ये 5 हो जाएंगे। बताओ भाई, याद है सभी को? सबका सही है 100%। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया। बंगाल का विभाजन कह रहा मिंटो ने किया, कर्जन, चेम्सफोर्ड या आर्विन? कौन कर रहा भाई बंगाल का विभाजन? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। सभी प्रश्न कोशिश करिएगा कि सही हो। क्या हो? सभी प्रश्न, क्योंकि आपका टेस्ट एक तरीके से है और जितना कुछ हमने पढ़ाया है उसी में से सारे सवाल रहेंगे। क्या है? उसी में से सारे सवाल रहेंगे। तो जाहिर सी बात है एक टेस्ट समझ करके आप सबको चलना है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? ताबूत में। क्या है? ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक कील सिद्ध होगा। तो भाई भारत में एक दौर चला, किसको लेकर के? तो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध आरंभ हुआ। और साइमन कमीशन का ये विरोध 1928 में लाहौर में, कहाँ पर भाई? लाहौर में जब ये विरोध आयोजित किया गया तो इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? कह रहा है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। और ये यहीं के लाठीचार्ज में घायल हो गए, जिससे आगे चल करके इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। सही है सभी का? बहुत अच्छा। आगे बढ़िए।
नेक्स्ट, परनेग एवं बारदेर क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है भाई? चलो नाम सुना इसका। कह रहा परनेग एवं बारदेर क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? कह रहा बॉक्साइट के लिए, मैग्नीज के लिए, लौह अयस्क के लिए या अभ्रक के लिए। तो ये किसके लिए फेमस होते हैं पता है? ये फेमस होते हैं मैग्नीज के लिए। किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को जम्मू और कश्मीर के निम्न हिमालय क्षेत्रों को समुद्र तल से औसत ऊंचाई के संदर्भ में अवरोही क्रम में लगा दीजिए। तो चलो भाई, ये सब देखें तो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और अगर हम अवरोही क्रम लेकर के चलते हैं समुद्र तल से औसत ऊंचाई को लेकर के, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? काराकोरम आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? काराकोरम। फिर क्या आएगा? लद्दाख। फिर आएगा जास्कर, और फिर आएगा पीर पंजाल। ये ध्यान रखना, ये सब के सब हिमालय की चोटियां हैं। क्या भाई? ये सब के सब आपको कहाँ पर मिलेंगे? हिमालय क्षेत्र में ही आप सबको मिल जाएंगे। तो ये हिमालय क्षेत्र यहाँ से पकड़ के रखना है। बताइए भाई, हो जाएगा सभी का? पक्का कर लेंगे सभी लोग? चलो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था पहली बार? ये अधिनियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार हमने बताया भी है। चलो भाई, 1858, 1909, 1919 या 1935? तो भाई अगर आपको थोड़ा सा हम याद दिलाएं तो राज्यों में या कह सकते हैं प्रांतों में क्या लाया गया था? प्रांतों में, इसी दौर में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या लागू किया गया था? द्वैध शासन। अब तो आपको याद आ गया होगा कि द्वैध शासन कब लागू किया गया था। ये 1919 वाला विषय है। कौन सा? 1919 है। तो जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा भाई? जाहिर सी बात है कौन सा हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 आप यहाँ से पकड़ लीजिएगा। क्या है? यहाँ से पकड़ लीजिएगा। कर लेंगे सभी लोग? ठीक है, फिर आगे चलिए। नेक्स्ट, अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों को अंतर्लिखित क्रमानुसार बताइए। क्रमानुसार बताना है। ये तो हम सभी को पता है कि भाई 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में लाया गया था तो प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे ना। 3 शब्द जोड़े गए थे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। और ये अगर देखा जाए तो ये प्रस्तावना में प्रथम संशोधन भी है। प्रस्तावना में क्या था? ये प्रस्तावना में ये प्रथम संशोधन भी किया गया था, उसके बाद अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। प्रस्तावना में प्रथम संशोधन की अगर बात करेगा तो ये 42वां संविधान संशोधन ही है 1976 में। और 3 शब्द जो जोड़े गए थे, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। सबसे पहले क्या जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। फिर उसके बाद क्या आया था दूसरे नंबर पे? पंथ निरपेक्ष शब्द आता है। और फिर बाद में अखंडता शब्द इसमें जोड़ा जाता है, यानी अखंडता शब्द आपको दिखाई देगा। तो क्रमशः में सबसे पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और फिर अखंडता शब्द रखे गए। तीनों जोड़े गए 1976 में ही, लेकिन तीनों का अपनी प्रस्तावना में एक सीक्वेंस है। क्या है? एक सीक्वेंस है। बस यही आपको याद रखना है इस प्रश्न के माध्यम से। बताओ भाई, याद रहेगा सभी को ना? ठीक है, फिर बहुत अच्छा है। पूर्ण पाचक रस क्या होता है? यकृत, जठर रस, अग्नाशयी रस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम लोग पूर्ण पाचक रस की बात करें तो कह रहा है यकृत तो क्या भाई? ये मानव शरीर, ये क्या है? ये है मानव शरीर की रसायनशाला। क्या है? मानव शरीर की रसायनशाला है। जठर रस या अग्नाशयी रस, तो पूर्ण पाचक रस कौन सा होगा? अग्नाशयी रस होता है, ये पूर्ण पाचक रस कहलाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, रुधिर में से स्कंदन प्रोटीन फाइब्रिन को हटा दिया जाए तो बचा हुआ द्रव क्या कहलाएगा? समझ गए क्वेश्चन? तो बचा हुआ द्रव क्या कहलाएगा? कह रहा लसिका कहलाएगा, प्लाज्मा कहलाएगा, सीरम कहलाएगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सवेरे वाली क्लास में तो करवाया ही था ये सवाल, अगर आपको याद आ रहा होगा। महत्वपूर्ण 20 प्रश्नोत्तरी जो होती है उसी में तो आता है, तो इसी को हम लोग सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। आगे बढ़िए। गंगा नदी बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रवेश करती हैं? तो गंगा मैया का अपने बिहार में प्रवेश अगर देखा जाए तो अपने बिहार में प्रवेश कहाँ से होता है भाई? बक्सर के निकट अगर देखा जाए तो एक स्थान होता है चौसा। क्या होता है? चौसा। यहीं से एंट्री होती है और यहाँ से लेकर के कहाँ तक भाई? यहाँ से लेकर के कटिहार तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के कटिहार तक।
तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो 12 जिलों में क्या है, गंगा मैया का 12 जिलों में प्रवाह, यही तो होता है 12 जिलों में प्रवाह अपने बिहार में, और 445 किलोमीटर की लंबाई अपने बिहार में गंगा मैया की मिलेगी, जिसमें सर्वाधिक लंबाई कभी कभार पूछ देता है, तो सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी, तो सर्वाधिक अगर देखा जाए यानी अपने बिहार में सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर मिलती है, तो सर्वाधिक लंबाई मिलेगी पटना में। कहाँ पे, पटना में गंगा मैया का विस्तार 99 किलोमीटर लंबा है। तो ऐसी दशा में प्रवेश स्थान पूछ रहा है, तो प्रवेश स्थान क्या है, चौसा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चौसा। ये यहाँ से कर लेना। बताओ भाई, एकदम सिंपल था ना सभी का। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। गंगा नदी बिहार में किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो आप सभी को पता है कि भाई अगर बक्सर से एंट्री हो रही हैं और कटिहार जा रही हैं, तो इसका मतलब हो गया कि पश्चिम से, यानी पश्चिम से क्या हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर का प्रवाह रहेगा। तो ये पश्चिम से पूरब याद रखना। ठीक है भाई, सिंपल सवाल हो गया, ये तो सभी का सही होगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली कितनी नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने वाली नदियों में सबसे पहले अगर देखा जाए तो भाई कर्मनाशा को पकड़ लीजिए, कर्मनाशा हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो गंडक, कौन हो गया, गंडक हो गया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, घाघरा, कौन हो जाएगा, घाघरा। घाघरा को ही सरयू भी कहा जाता है। क्या है, सरयू भी कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में सीमा बनाने वाली 3 नदियां हैं, कौन कौन, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। तो यहाँ से देखेंगे तो 3 हम लोगों का राइट आंसर बन जाएगा। बताइए, सिंपल है ना, सभी का सही होना चाहिए सभी सवाल। ये एकदम संकल्प ले लीजिए। आगे बढ़िए। बिहार के 9 प्रमंडल में से किस प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। कह रहा मगध प्रमंडल में, तो बिल्कुल भाई मगध प्रमंडल में अगर देखा जाए तो मगध प्रमंडल। इसके अलावा कह रहा है मुंगेर प्रमंडल। इसके अलावा कह रहा कोसी प्रमंडल। इसके अलावा कह रहा भागलपुर प्रमंडल। तो चलो भाई, किस प्रमंडल में 9 प्रमंडल में से किस प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है, ये आपको बताना है। प्रशासनिक सुविधा के लिए ये सब डेवलप किए गए हैं। क्या है, प्रशासनिक सुविधा के लिए इन सबको डेवलप किया गया है यहाँ पे, जो कि इनकी ये विशिष्ट पहचान है। क्या है, इनकी एक विशिष्ट पहचान के रूप में इसको लेकर के चलना है। ठीक है, तो चलो भाई, तो कौन कौन सा है जिसमें नहीं प्रवाहित होंगी? तो इसमें अगर देखा जाए तो एक तो भाई मगध प्रमंडल, ध्यान रखना है, मगध प्रमंडल का हिस्सा बन जाता है मगध प्रमंडल। और एक आता है कोसी, एक कौन सा आता है, कोसी प्रमंडल। कोसी में कोसी नदी हो जाती है। क्या है, कोसी में कोसी नदी हो जाती है। मगध प्रमंडल में अगर देखा जाए तो इसमें सोन नदी रहती है। कौन सी है, इसमें सोन नदी का विशेष महत्व है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोसी प्रमंडल में कोसी नदी ही आ जाती है। कौन सी आ जाती है, कोसी नदी। तो पहला और तीसरा हो जाएगा, ये यहाँ से पकड़ना है। क्या है, यहाँ से पकड़ना है। ठीक है भाई, आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला सवाल, गंगा नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले से प्रवाहित होती है? बक्सर, भोजपुर, सारण। तो ये तीनों जिला हो जाएगा। क्या है, तीनों के तीनों हो जाएंगे, ध्यान रखना। बिहार की कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो अभी हमने आपको बताया था, एक है घाघरा, एक है गंडक, एक है कर्मनाशा। तो तीनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। बिहार की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो पहला विभाजन होता है भाई हिमालय तंत्र की नदियाँ। ठीक है, क्या होता है, हिमालय तंत्र की नदियाँ। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पठारी भाग की नदियाँ। क्या होंगी, पठारी भाग की नदियाँ। ठीक है, यही चलेगा सीक्वेंस। तो 2 ही हो गया, क्या हो जाएगा, 2 ही तरीके की नदियाँ मिलेंगी। तो दोनों यहाँ से याद रखना है, 2 तरीके की नदियाँ। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ वर्षा समय निम्नलिखित में से किसका जमाव करती हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षा में उनके पास फ्लो ज़्यादा हो जाता है, बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तीव्र बवाह होता है। तो जब तीव्र बवाह होता है, उनके में फ्लो तेज हो जाता है, तो वो अपने मार्ग में अपरदन भी बहुत ज़्यादा करती हैं, चट्टानों का, मृदा का। तो इसमें कांप का जमाव करती हैं और सिल्ट का, अवसाद जगह जगह डंप करते हुए जाती हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, बिहार में गंगा नदी के बाएं अर्थात उत्तर ओर से कौन सी नदी आकर के मिलेगी? उत्तर की ओर से, यानी गंगा में उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली नदियों में भाई, तो उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में कौन कौन हो जाएगी? इनमें अगर देखा जाएगा तो घाघरा तो होगी। इसके अलावा गंडक, इसके अलावा क्या हो जाएगी, गंडक के अलावा बूढ़ी गंडक,
ना। गंडक के अलावा कौन, बूढ़ी गंडक, ये भी ध्यान रखना भाई, बूढ़ी गंडक। यानी गंडक के अलावा अगर हम लोग देखें तो बूढ़ी गंडक का हिस्सा तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भाई कोसी नदी तो रहेगी। क्यों, महानंदा क्या है, महानंदा, तो ये सब हो जाएंगी ना, ये सब हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये तीनों हो जाएंगी, ठीक है, तीनों हो जाएंगी। दक्षिण की कौन कौन सी होंगी भाई, दक्षिण की ओर से, यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण की ओर से कौन कौन आके मिलेंगी, तो ये कमेंट्स करके आप बताइएगा, हम भी देखेंगे भाई दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों का कमेंट्स कौन कौन सही करता है। तो दक्षिण की ओर से आने वाली नदियां आप कमेंट्स करके बताइएगा। सकरी नदी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रवाहित होती है, कह रहा गया में बिल्कुल होती है, पटना में बिल्कुल होती है, नवादा में बिल्कुल होती है, मुंगेर में बिल्कुल होगी। तो 1 2 3 4 सब बन जाएंगे, क्या है, सभी बन जाएंगे, ये ध्यान रखना है। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, दिल्ली दरबार विशिष्ट घटना के रूप में रहता है। तो 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1912, 12 नवंबर 1911 या 12 अक्टूबर 1911। तो कब होता है भाई दिल्ली दरबार, हाँ, दिल्ली दरबार की घटना होगी 12 दिसंबर 1911, ये यहाँ से याद रखना। नेक्स्ट, वेनशांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्र के कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन था, वेनशांग, जो कि एक चीनी यात्री है, ठीक है। इसकी पहचान तो आप सभी को पता ही है, ये क्या है, एक चीनी यात्री है। और ये चीनी यात्री वेनशांग क्या है, वेनशांग की अगर हम लोग बात करें तो वेनशांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, क्या है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है भाई, भारत आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो सूती वस्त्रों के लिए इसने किसकी तारीफ करी थी भाई, मथुरा की, किसकी तारीफ करी थी, मथुरा, ये यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 या 1905, ये जो दौर होता है क्या कहलाता है, अंतिम, आरंभिक, उदारवादी या संकटपूर्ण। तो ये जो दौर है सेप्टीवाल है, उदारवादी नेता, उदारवादी विचारधारा के नेता ज़्यादा हैं, शहरी राजनेताओं का प्रभाव ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक तो उदारवादी नेता आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको शहरी नेता ज़्यादा दिखेंगे, क्या है, शहरी नेता ज़्यादा दिखेंगे। शहरी नेता सामान्यतः उदारवादी होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उदारवादी विचारधारा, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से, यानी 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा, हिंदू महासभा, ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो कौन करेगा भाई, कौन करेगा, ऑल इंडिया होम रूल, बहुत बढ़िया, ये ऑल इंडिया होम रूल ने अपना नाम बदला था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। 10 राजाओं का युद्ध अगर देखा जाए तो भाई क्या बताया था, एक तरफ राजा सुदास और इनके पुरोहित कौन है, तो इनके पुरोहित अगर देखा जाए तो वशिष्ठ, कौन है, इनके पुरोहित वशिष्ठ, वर्सेस 10 राज्य संघ इनको बोलते हैं, 10 राज्य संघ है, ठीक है। इनके पुरोहित कौन है, तो यहाँ पर इनके पुरोहित हैं विश्वामित्र, क्या है, इनके पुरोहित ये हैं विश्वामित्र, क्या है, विश्वामित्र, ये इनके पुरोहित हैं। और यही तो पुरोहित का चेंज ही विवाद का कारण बनता है, ठीक है। हालांकि इसमें राजा सुदास की क्या होती है भाई, राजा सुदास की इसमें होती है विजय, क्या होती है, विजय होती है। तो इस घटना का वर्णन आपको कहाँ पर मिलेगा, ऋग्वेद में, कहाँ पे, ऋग्वेद में मिलता है। क्लियर है सभी का, आगे बढ़िए। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था भाई, बहावी आंदोलन, तो बहावी आंदोलन अपने बिहार के पटना में ही केंद्रित था, कहाँ पे, बिहार के पटना में। वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था, कुछ तो किया था इसने ना, और वो क्या करता है भाई, तो ये कुछ 1905 में क्या कर देता है, बंगाल विभाजन। और यही बंगाल विभाजन देखते देखते एक उग्र स्वरूप बन जाता है और आने वाले दिनों में आपको उग्रवाद का एक दौर, क्रांतिकारियों का एक दौर आने लगता है जो कि यहीं से आरंभ होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किस सूफी संत के नाम पर रखवाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, शेख हामुद्दीन नागौरी या निजामुद्दीन औलिया। तो ध्यान रखना ये ख्वाजा बख्तियार काकी होते हैं, कौन होते हैं, ख्वाजा बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रथम बार 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ? वाराणसी में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहली बार इसका गठन हरिद्वार में किया गया था। कहाँ पे? हरिद्वार में, ये ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त के किस कार्य का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति पत्र में नहीं है? अश्वमेध कार्य, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि, एक योद्धा, युद्धों के जीत का वर्णन। तो प्रयाग प्रशस्ति पत्र किसका भाई? इसी का राज दरबारी रहता है, इसी का राज दरबारी कवि है। और इसका राज दरबारी कवि कौन है? हरिशेण है। कौन सा है? हरिशेण है। ठीक है भाई, इसका राज दरबारी कवि होता है हरिशेण, और हरिशेण लिखता है, लेकिन इसमें अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं बताता है। किसके बारे में नहीं बताता है? अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं बताता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये आप सभी का भाई जोश दिवाली में भाई घर बैठे इस समय एकदम स्वच्छता अभियान भी चल रहा होगा भाई। आप में से काफ़ी लोग साफ सफाई कर भी लिए होंगे ना, कुछ लोग लगे होंगे। क्या है? कुछ लोग लगे होंगे। तो बिल्कुल भाई, जिस काम के लिए आप घर गए हैं उस काम को एकदम आनंद के साथ करिए। कोई पटना में तो नहीं रुका है, सब लोग घर गया है, चलो ठीक है। जो लोग पटना में रुका है, पटना में ही साफ सफाई अपने कमरे की कर लेना, वहीं पर ही दिवाली मनेगी। और बाकी असली दिवाली तो सिलेक्शन के बाद। क्या है? असली दिवाली सिलेक्शन के बाद। और सिलेक्शन की इस पहल में उत्कर्ष आपके लिए एक विशिष्ट लेकर के आए हैं भाई। एक बार फिर से बता दें, यह दिवाली खुशियों वाली, क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। तो विद्यार्थियों की बेहद मांग पे उत्कर्ष ऐप में, ध्यान रखना, उत्कर्ष ऐप में दिवाली महाधमाका ऑफर चलेगा, जो कि ये ऑफर 10 से लेकर के 15 नवंबर तक का ये ऑफर है। ठीक है, 10 से 15 नवंबर तक का। तो बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे जो कि उत्कर्ष ऐप में आपको मिलेंगे, सभी पे 90% तक का डिस्काउंट रहेगा। साथ ही में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस दौरान कोर्स लेने वाले विद्यार्थियों को जो भी टेस्ट होंगे उनके एग्जाम ओरिएंटेड, वो फ्री दिए जाएंगे ऐप में। और साथ ही में कोर्स की वैलिडिटी जो अभी तक क्या थी? अभी तक कोर्स की वैलिडिटी 12 महीना थी, लेकिन इस ऑफर के साथ 6 महीना एक्स्ट्रा रहेगी। क्या है? 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी, ये यहाँ से ध्यान रखना है। तो भाई उत्कर्ष ऐप आज ही डाउनलोड करिए और सुनिश्चित करिए अपनी सफलता। और दिवाली का ये उत्सव, ये पर्व धूमधाम से मनाइए। बस इसमें अपने लक्ष्य, अपने नज़रों में उसको बनाए रखिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को ऑल द बेस्ट।